जी, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द treatment as well as block effect. And from the ANOVA table, we conclude that treatment as such as block effects are significant. Next step to calculate the coefficient of variation, just like CRD, formula CV is equal to mean square error square root divided by grand mean. कोशिश किया करें कि लेक्चर को लिंक करके पढ़ा करें और देखें कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है। वो फिर पेपर में उसको रिप्रोड्यूस करना थोड़ा आसान हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग में भी फैसिलिटेशन मिलती है अगर आप इनको लिंक करके पढ़ते हैं नोट्स। पहले डिजाइन के साथ दूसरे को लिंक करें, देखें कहाँ कहाँ चेंज आ रही है पूरे प्रोसीजर के अंदर। और जब हमने इससे तीसरे डिजाइन में शिफ्ट होना है लैटिन स्क्वायर डिजाइन में, तो उसमें देखें आप कहाँ कहाँ चेंज आएगी। जब आप तीनों को लिंक करके जनरल लेआउट प्लान आप तीनों का इकट्ठा रखें, फिर क्वेश्चन तीनों का अनोवा टेबल इकट्ठा रखें, तो आपको समझ आएगी कि चेंज कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो सीवी के लिए फार्मूला सेम है, सीआरडी हो, आरसीबीडी हो, लैटिन स्क्वायर डिजाइन हो, तीनों डिजाइन इवन देन के जो दो एडवांस डिजाइन हमने डिस्कस करने उसमें भी सीवी का फार्मूला यही है, एमएससी ओवर ग्रैंड मीन। तो एमएससी इसमें कितना है, ये अनोवा टेबल से देखें तो एमएससी 2 है, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे और ग्रैंड मीन हमने ऊपर निकाला हुआ है which is equal to 13.25 from the table. So 2 square root over 13.25 multiplied by 100 which is equal to 10.67%. और CV आपका हमेशा लेस देन 20% होना चाहिए। If CV less than 20%, then we say that this design produce the reliable information. The design results are reliable. तो इसमें देखें 10.67 which is approximately 11%, 11 less than 20%. Therefore, this question, the informations are precise. Because of that, CV indicates the degree of precision, which the treatments are compared and is a good index of reliability of the experiment. तो हमारा 10% almost 11% है, so this design produce us the precise information and the design is reliable. या experiment is reliable. जी कोई क्वेश्चन है तो इस सीवी पे, सीवी आपका लेस देन 20% होना चाहिए, ये इंडेक्स है, एक्सेप्टेबिलिटी इंडेक्स है। जी जुबैदा मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं? नेक्स्ट कि ये आरसीबीडी डिजाइन जो है हमारे सीआरडी से कितना एफिशिएंट है, ये चेक करने के लिए वी कैलकुलेट द रिलेटिव एफिशिएंसी, फाइंड relative efficiency of RCBD over CRD.
सो द रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला R-1, R स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, उसमें से एक कम कर देना है, मीन स्क्वायर ब्लॉक अनोवा टेबल से आपने लेना है, प्लस R नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाइड बाई T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1 इनटू MSE मीन स्क्वायर एरर। तो आपका R कितना है 4 -1 मीन स्क्वायर ब्लॉक फ्रॉम अनोवा टेबल 17.5 plus R number of blocks which is equal to 4, number of treatment again 4 -1 mean square error from the ANOVA table 2 divided by R into T, R number of blocks multiplied by number of treatment 4 into 4 -1। जब आप इस सब को ये 3 आएगा 3 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 into 3 12 12 into 2 36 36 में जब आप 30.5 ऐड करेंगे तो 76.5 और जब आप 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 76.5 ओवर 32.55 which is greater than 1 which is greater than 1। ये मैंने इंडेक्स लिखे हैं कि अगर आपका आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है, यानी ये आप फार्मूला अप्लाई करके निकालें और जहां पे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए, तो आपने फिर क्या कहना है, if R is equal to relative efficiency is equal to 1, then RCBD and CRD are equally efficient, which one of the design may be used। यानी फिर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे अपने ऑडियंस को, अपने रिसर्चर्स को कि आप जनाब इस सिचुएशन में लाजमी RCBD यूज करें। दोनों एक जैसे रिजल्ट निकाल रहे हैं तो यू मस्ट प्रेफर दी CRD। क्यों हम एक एडिशनल सोर्स ऐड करने में जाए, यानी अगर इक्वल टू 1 आ जाती है रिलेटिव एफिशिएंसी तो हम रिकमेंड करेंगे कि जिस सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं, इस सिचुएशन को अगर फ्यूचर में डील करना है तो आप CRD यूज कर लें, RCBD यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ योर relative efficiency less than 1, then RCBD is less efficient over CRD। अगर ये इंडेक्स 1 से लेस आता है तो फिर आपका RCBD लेस एफिशिएंट हुआ। तो अगर लेस एफिशिएंट है तो ज्यादा एफिशिएंट को छोड़ के लेस एफिशिएंट पर्सन को तो नहीं सिलेक्ट किया जा सकता। So in this case we again recommend the CRD over the RCBD to handle these situation या such type of the situation in future। Similarly, if relative efficiency index more than 1, then RCBD is more efficient over CRD। So in our design, relative efficiency greater than 1, so we recommend RCBD over CRD। So our RCBD is more efficient over CRD, and how much efficient this design over CRD, अगर ये निकालना है, क्वेश्चन आपका अगर हो how much RCBD is more efficient, तो ये इसको रिस्पॉन्स करने के लिए 2.55 ये आपका रिलेटिव एफिशिएंसी इंडेक्स है करंट डिजाइन का, जो आपने अभी एनालाइज किया डाटा को, उसमें से 1 निकाल देंगे। 1 क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट एट इक्वल टू 1 बोथ डिजाइंस आर इक्वली एफिशिएंट। तो अगर 1 तक आता है वो तो इक्वली एफिशिएंट होंगे, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा 1.55। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 155% जो है मोर एफिशिएंट है दिस डिजाइन, यानी RCBD 155% मोर एफिशिएंट ओवर CRD। RCBD 155% मोर एफिशिएंट ओवर CRD। तो ये हमारा कि हाउ मच RCBD इज एफिशिएंट।
155% more efficient of this design over CRD. अच्छा, बाज़ औक़ात ना कुछ अजीबो-गरीब लोग होते हैं, पागल किस्म के उनको कहते हैं। वो कहते हैं, एक बंदा आपके पास आता है कि जी आई एम सीआरडी लवर। मैं तो सीआरडी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं तो अप्लाई ही सीआरडी करूँगा। लेकिन प्रिसिजन उतना ही लेना है, रिलायबल रिजल्ट उतने ही होने चाहिए, उतने प्रीसाइज होने चाहिए जितने आप आरसीबीडी यूज करके करते हैं। तो ऐसे बंदे को आप क्या कहोगे? उसको एक ऐसा इंडेक्स कैलकुलेट करके देंगे कि वो यूज कर ले तो सीआरडी आरसीबीडी बोथ इक्वली एफिशिएंट आ जाएंगे, फिर उतने प्रीसाइज रिजल्ट सीआरडी यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो करना आपने क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैं तो सीआरडी यूज करके उतने ही एफिशिएंट रिजल्ट लेना चाहता हूं जितने एफिशिएंट रिजल्ट आरसीबीडी यूज करके आपने निकाले हैं, तो बताएं मुझे क्या करना होगा। तो आपने क्या करना है, जितना रिलेटिव एफिशिएंसी इंडेक्स आया है उसको नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर लेना है। इस केस में कितना है, 2.55, 1 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 1 को भी अचीव करना है उसने साथ में सीआरडी यूज करते हुए, इसलिए टोटल जितना इंडेक्स आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके ब्लॉक 4 हैं तो 4 से ज़रब दे देंगे, अगर 5 होते तो 5 से, 6 होते तो 6 से, 3 होते तो 3 से। 2.55 योर रिलेटिव एफिशिएंसी इंडेक्स, उसे नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.2 अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि अगर 10 करते हैं तो आपका जो इंडेक्स है प्रिसीजन लेवल वो उतना 20% कम हो जाना है सीआरडी यूज करके। सो वी कन्वर्ट इट टू द 11, तो उसे आप कहेंगे कि भाई ठीक है आप यूज कर लें सीआरडी, इफ यू आर सीआरडी लवर तो देन यू कैन यूज इट, बट टू गेन द सेम प्रिसीजन लेवल यू मस्ट रिपीट ईच ट्रीटमेंट ऑन 11 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। यानी हमने मेडिसिन दी 4 पेशेंट्स को T1, आपको उसे 11 पेशेंट्स को देनी पड़ेगी, फिर आप सेम प्रिसीजन यूज अचीव कर सकते हैं। T2 भी 11 पेशेंट्स को, T3 भी और T4 भी, मीन के 44 पेशेंट्स को मेडिसिन देगा सीआरडी यूज करने वाला, और आरसीबीडी यूज करने वाला सिर्फ 16 पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑलमोस्ट 28 एक्स्ट्रा पेशेंट्स ट्रीट करेगा। अगर वो अंडर कंट्रोल कंडीशन एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उन पेशेंट्स को स्टे भी करवाना है, तो उसके बाकी अदर एक्सपेंडिचर्स भी मीट करने हैं, तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो सो हम रिकमेंड तो नहीं करेंगे कि जनाब आप सीआरडी यूज करें आरसीबीडी को छोड़ के, जहां पे आरसीबीडी इतना हाई प्रोफाइल इंडेक्स हमें दे रहा है एफिशिएंसी का। लेकिन फिर भी वही बात कि अगर कोई पागलपन शो करता है तो उसको आप कहेंगे कि हजूर 44 पेशेंट लें और उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, आपके रिजल्ट और मेरे रिजल्ट सेम आ जाए। जी, कोई क्वेश्चन है इस पे तो वो आप कर सकते हैं। सर ये समझ नहीं आया। क्या? सर यही जो आपने अभी ये समझाया है कि अगर कोई आ जाता है, मतलब इसको कैसे कंपनसेट करना है दोनों का। देखिए जी, आपने, मैं एक सिंपल इस आपने एक्सपेरिमेंट यूज किया आरसीबीडी और उसे आप कह रहे हैं जी मेरे 155% मोर एफिशिएंट रिजल्ट आ रहे हैं सीआरडी से, मीन के 255% आपका सीवी सॉरी रिलेटिव एफिशिएंसी इंडेक्स निकलता है 2.55। वो कहता है जी मैं तो सीआरडी यूज करना चाहता हूँ, उसे आप सिंपली कहेंगे कि जनाब मैंने 16 पेशेंट्स को मेडिसिन दी है तो मेरा 2.55 आया है। अगर आप ये अचीव करना चाहते हो सीआरडी यूज करके तो आप जनाब 44 पेशेंट्स को मेडिसिन दे दें यही, और एक जैसे रिजल्ट आ जाएंगे दोनों। यानी एफिशिएंसी लेवल 2.55 अचीव करने के लिए, एफिशिएंसी लेवल नहीं इसको कहते, इसको कहते प्रिसीजन लेवल, कि आपके रिजल्ट कितने प्रीसाइज हैं। प्रिसीजन लेवल अगर दोनों डिजाइन का सेम आप रखना चाहते हैं तो आरसीबीडी यूज करेंगे तो 16 पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ेगी,
और अगर आप सीआरडी में इसी सिचुएशन में उसे अलाउ करते हैं कि जी आप सीआरडी यूज कर लो, तो उसे आप रिकमेंड करेंगे कि 44 पेशेंट्स को मेडिसिन दें। अब कहाँ 16 को देनी है मेडिसिन और कहाँ आपने मेडिसिन देनी है 44 को, तो ये कॉस्ट ही आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। आल दो रिजल्ट एक जैसे आ जाएंगे दोनों के, लेकिन कॉस्ट ज्यादा हाई हो जाएगी। जी समझ आ गई बात की? जी सर, आ गई, थैंक यू। जी नेक्स्ट है पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट। ये सिर्फ मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट करने से पहले कि सिर्फ ट्रीटमेंट पे आपने अप्लाई करना है, तो ट्रीटमेंट पे ही हम अप्लाई करेंगे जहां पे भी। चार टेस्ट हैं, मैंने सीआरडी में सिर्फ की टेस्ट आपको करवाया था। तो जहां पे मैं जो आखिरी जो दो हैं ये फिर हाइड करने जा रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट डिजाइन में डिस्कस। तो इस डिजाइन में डुकी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नया टेस्ट कौन करने जा रहे हैं? शेफी टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मैं दोनों को रिवाइज करता हूँ, शेफे कैसे करना है उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि टेस्ट आपने सीआरडी में कैसे अप्लाई किया था, पहला स्टेप था फाइंड द ट्रीटमेंट मीन, वो हमने पहले निकाले हुए हैं। तो आपने एज सच उस टेबल से ट्रीटमेंट मीन लिख लेना। पहली ट्रीटमेंट का मीन 9 है, दूसरे का 15.5, तीसरे का 15.75 और चौथी ट्रीटमेंट का मीन है 12.7। ये आपने एज सच जिस सीक्वेंस में थे, T1 पहले नंबर पे था तो उसको पहले लिख लिया, T2 दूसरे नंबर पे, T3 तीसरे नंबर पे और T4 चौथे नंबर। अब आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में जैसे पहले किया था। सबसे पहले छोटा मीन, फिर उससे बड़ा 12.75 वो लिखेंगे विद लेटर। ये नहीं कि सिर्फ 12.75 लिखना है, T4 पहले आ जाएगा। उसके बाद 15.5 T2 है और 15.75 T3 है। ये आपने ऐसा जैसे पहले लिखा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसमें लिख लेना है। उसके बाद आपने पेयर वाइज कंपैरिजन बनाना है, तो पेयर आपने बनाने हैं। कैसे पेयर बनाने हैं? सेम प्रोसीजर। जहां पे उस वक्त T4 था, जो भी बड़ी वैल्यू जहां पे आएगी उसको आपने T3 को T1 से, फिर T3 को T4 से, फिर T3 को T2 से। T3 वर्सेस T1 सबसे स्मॉलेस्ट, T3 वर्सेस T4 सेकंड स्मॉलेस्ट और T3 वर्सेस T2 थर्ड स्मॉलेस्ट। तो ये आपने इस तरह करके कंपैरिजन कर लिए। अब जब ये मुकम्मल हो जाएंगे पेयर, तो फिर ये T3 को इग्नोर करेंगे, T2 से शुरू करेंगे, T2 वर्सेस T1, T2 वर्सेस T4, फिर आप इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, T4 वर्सेस T1। और माइक बंद करके बैठते होते हैं। HSD वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है कि RCPD आ गया तो चेंज हो जाना है। Q अल्फा T एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो Q 0.04, 4 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू देखेंगे। मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय 2, 1 ओवर RI, 1 ओवर RJ। सेम फार्मूला, सेम प्रोसीजर। जब पुट किया तो ये Q की वैल्यू 4 और 9 पे 4.42 है। ये टेबल अभी मैंने कहा था कि मैं डिस्प्ले करूंगा, तो अभी ये क्लास खत्म करके हम टेबल एक मैं आपको शो करवाऊंगा, ये HSD टेबल। मीन स्क्वायर एरर इस अनोवा टेबल से देखा तो 2 पे डिवाइड कर दिया, और इसमें रेप्लिकेशन नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 4 ही हैं, तो 4 पुट कर देंगे, 3.13 आपके पास HSD इंडेक्स आ गया। अब आपने 3.13 इधर अप्लाई किया, लिख दिया। 6 की 6 वैल्यू दोबारा लिखना जरूरी नहीं है, बस एक दफा लिख दी। अब आपने ये साइन डिसाइड करने हैं। 6.75 ग्रेटर है 3.13 से, 3 लेस है, 0.25 भी लेस है, 6.5 ग्रेटर है, 2.75 लेस है, 3.75 इससे ग्रेटर है।
ये वैल्यू एक्चुअल डिफरेंस ऑफ मीन्स आपने HSD वैल्यू के साथ जब कंपेयर किए, कहीं पे ग्रेटर कहीं पे लेस का साइन आया, नंबर्स पे डिपेंड करता है कि आपका अगर डिफरेंस ग्रेटर है, ये डिफरेंस वैसे लिए जैसे पहले लिए थे आपने 3 पॉइंट, ये ग्रेटर के साथ सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट लेस है 2 तो नॉन सिग्निफिकेंट, फिर 6.5 ग्रेटर है 3.13 से तो ये सिग्निफिकेंट आएगा। उसके बाद फिर लेस है तो नॉन सिग्निफिकेंट, फिर ग्रेटर है तो सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट में हम कहेंगे कि T3 और T4 ये हमना यासीन वो क्लास में बैठी हुई हैं, आप घर में नहीं बैठी, क्लास में बैठी हुई हैं, तो केयर किया करें प्लीज। अब जो लेस साइन के साथ है वो है नॉन सिग्निफिकेंट। T3, T4, T3 और T2, यानी T2, T3 और T4 अगर अवेलेबल हैं तो इनमें से आप किसको रिकमेंड करोगे? किसी को भी नहीं। आप कहेंगे कि जनाब एक जैसा रिस्पॉन्स है, जिसको मर्जी यूज कर ले। लेकिन T1 वर्सेस T3 में आपकी रिकमेंडेशन T3 की होगी, T4 वर्सेस T1 में आपकी रिकमेंडेशन T4 की होगी, T2 वर्सेस T1 में आपकी रिकमेंडेशन T2 की होगी। बाकी जो नॉन सिग्निफिकेंट है उसमें आप रिसर्चर पे छोड़ेंगे, जिसको यूज करना चाहता है वो यूज कर। अब आपने शेफी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर वेरी सिंपल। टेबल बनाने तक तो कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले ट्रीटमेंट मीन लिखेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वैसे ही सारे पेयर करेंगे, डिफरेंस लेंगे। HSD वैल्यू की जगह आप शेफे वैल्यू यूज करोगे, जिसको S से डिनोट करना है, S वैल्यू। तो S वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सिर्फ फर्क आएगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। S वैल्यू निकालने के लिए T-1, T है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें से 1 आपने माइनस करना है। F जो आप F टेबल देखते हो, F अल्फा T-1 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो अनोवा टेबल में आपने F वैल्यू देखी है वही आपने इधर यूज करनी है। मीन स्क्वायर एरर 1/RI 1/RJ, वहां डिवाइडेड बाय 2 था, जहां डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा। शेफे वैल्यू में डिवाइडेड बाय 2 नहीं आना, डायरेक्ट 2 आना है, डायरेक्ट मीन स्क्वायर एरर। ये T-1 जो है वो 3 आ गया। F कैलकुलेटेड, जो F टेबल वैल्यू टेबल से देखेंगे 3 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। 3 आपकी ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 9 आपकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 0.05 अल्फा है, उस पे वैल्यू देखेंगे तो 3.86 स्क्वायर रूट। मीन स्क्वायर एरर अनोवा टेबल से 2 है, 1/4 प्लस 1/4। तो ये आपने जब सारी इक्वेशन को सॉल्व किया तो 3.40 आया, आपने 3.40 इधर लिख लेना है। अब आप देखें 6.75 ग्रेटर है 3.4 से। 3 जो है ये पिछले टेबल से मैंने चूंकि कॉपी किया था, सॉरी ये भी लेस ही है, हाँ 3 लेस देन 3.4, 0.25, सेम बिहेवियर आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रही। 3.75 ग्रेटर देन 3.40 सिग्निफिकेंट, ये पेयर भी सिग्निफिकेंट है। तो ऑलमोस्ट दोनों में से जो भी टेस्ट आप यूज करेंगे रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं हमारे पास, कोई हेल ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये शेफे टेस्ट आपने CRD पे भी अप्लाई करके चेक करना है। मैंने CRD पे नहीं किया, CRD पे मैंने टुकी टेस्ट अप्लाई किया था, RCPD पे शेफे मैंने करवाया आपको। तो ये दोनों टेस्ट अब आप CRD पे भी अप्लाई कर लेंगे और दोनों टेस्ट RCPD पे भी अप्लाई किए हुए। जब मैं लेटन्स के डिजाइन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं तीसरा और चौथा दोनों टेस्ट अप्लाई करवाऊंगा, तो फिर आप चारों टेस्ट तीनों डिजाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले कोई क्वेश्चन है वो कर लें, फिर मैं टुकी टेबल जो है वो शेयर करता हूँ। सर इन टेस्ट में फर्क क्या है? जब एक टेस्ट से हम रिजल्ट निकाल लेते हैं तो बाकी 3 से क्यों निकालेंगे? शेफे और टुकी ये तो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी यूज कर लें, बट वी प्रेफर ओवर शेफे टू दी टुकी टेस्ट, वी प्रेफर टुकी टेस्ट ओवर दी शेफे टेस्ट। ये प्रेफरेंस की बात है कि दोनों टेस्ट सेम सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं, बल्कि 2 और हैं,
शायद आपके सुपरवाइजर हजरात जो हैं वो भी उन टेस्ट के लवर हों, तो उन्होंने कहना है वही अप्लाई करो। एक है उनमें LSD टेस्ट और दूसरा उनमें है मल्टीपल EMR टेस्ट, जो कि बड़े ही आउटडेटेड हो चुके हैं। स्टैट वाले कभी उनको यूज भी नहीं, देखा भी नहीं हमने कभी उनको, लेकिन जो अलाइड फील्ड के लोग हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो अभी भी उनको यूज करते हैं, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है। आजकल जो करंटली यूज हो रहे हैं वो टुकी टेस्ट और शेफे, दोनों में से कोई एक टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। रह गई जो 2 टेस्ट, ये इकरा लियाकत, अगर सवाल नहीं पूछना तो क्यों माइक को अनम्यूट किया आपने? तो रह गई बात आखिरी 2 टेस्ट की। वो टिपिकल सिचुएशन है जिसमें आखिरी 2 टेस्ट यूज होते हैं। वो टिपिकल सिचुएशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसमें नहीं कर रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 टेस्ट जो मैंने अप्लाई किए, दोनों में से जो आपका दिल करे, जो आपका सुपरवाइजर कहे, वो अप्लाई करके अल्टीमेटली जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है आपने और एंड पे आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट आने हैं, तो आपने इनमें से कोई एक टेस्ट अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि नहीं करना, करना होता है। 4 टेस्ट हैं, LSD, DMR, टुकी और शेफे। आजकल ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी बंदा LSD और शेफे टेस्ट DMR यूज नहीं कर रहा, इसलिए हम भी उसको अब रिकमेंड नहीं करते। या तो शेफे टेस्ट रिकमेंड करते हैं या टुकी टेस्ट रिकमेंड। ये 2 हर सिचुएशन में अप्लाई होने वाले टेस्ट हैं। वो जो आखिरी 2 मैंने डिस्कस करने हैं वो बड़ी टिपिकल सिचुएशन है जिसमें 2 टेस्ट अप्लाई करने हैं। वो टिपिकल सिचुएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक में, और वहां पे दोनों टेस्ट को अप्लाई कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? ठीक है सर, थैंक यू। सर वो काइंडली आपने बताया था कि जब आपने दोनों डिजाइन का प्रिसीजन लेवल सेम करना है, तो आपने ये तो बात बताई थी कि हम वो ट्रीटमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा एक के अंदर। अगर CRD अप्लाई करना RCBD की जगह, वो हाँ, कितने बंदों को ज्यादा देना पड़ेगा, वो किस तरह कैलकुलेट करना, वो जरा रिपीट कर दें। जी, आपके ब्लॉक कितने हैं? 4, सुनते जाइएगा। जी और सर। रिलेटिव एफिशिएंसी कितनी निकाली है? 2.5। 2.5। 2.55 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 पॉइंट समथिंग आता है। उसको मैंने राउंड, आपने हमेशा उसको राउंडिंग अप करना होता है। तो आपने जब राउंडिंग अप किया तो राउंडिंग अप करके आपके पास 11 आया, वहां से हमें जी सर। अंदाजा होता है। ठीक है, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ RCBD विद द नंबर ऑफ जी ब्लॉक्स सर। ऑफ RCBD, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिसाइड करते हैं कि CRD अगर RCBD की जगह कोई CRD यूज करना चाहता है तो उसे कितनी रेप्लिकेशन करनी होगी। वो कहां से पता चलता है? RCBD का रिलेटिव एफिशिएंसी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय RCBD के ब्लॉक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक सवाल पूछना था। जो LMS पे हम लोगों की अटेंडेंस लगती है, क्या वो जरूरी होती है लॉगिन करना वहां पर? नहीं, LMS पे तो मैं ले ही नहीं रहा अटेंडेंस, मैं तो ले रहा हूँ आपकी उस पे ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस पे। ये जो आपने हमारी उसको कुछ भी नहीं करना। आपने वहां से सिर्फ नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस में जाके नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी काम मैंने खुद करना है, मैनुअल उसमें अटेंडेंस लगती है, उसमें ऑटो अटेंडेंस नहीं लगती। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं टेबल शेयर करूंगा, पहले टेबल ढूंढ लूं कहाँ पे पड़ा है, अभी मेरे साथ ही रहिएगा। सर अभी जो आपने ये कहा है कि RCBD ब्लॉक मल्टीप्लाई RCBD के जो रिलेटिव एफिशिएंसी है, ये क्या किस उसमें बताया था आपने? ये बीच में आवाज थोड़ी कट गई थी। सवाल बच्चे का ये था कि कैसे पता चलेगा कि हम अगर RCBD को छोड़ के CRD यूज करने जाएं तो रेप्लिकेशन कितनी, यानी एक ट्रीटमेंट को कितने पेशेंट पे अप्लाई करना है। वो मैंने बताया था कि ब्लॉक कितने आपने RCBD में यूज किए हुए हैं, वो 4 थे, और आपका रिलेटिव एफिशिएंसी इंडेक्स कितना आया? वो 2.55 आया। दोनों को ज़रब देंगे तो 11 आंसर आएगा।
तो 11 आपने रेप्लिकेट करने हैं CRD में अगर आप RCBD यूज नहीं करना चाहते। मीन के आप हर ट्रीटमेंट के अंडर 7 एक्स्ट्रा पेशेंट देंगे और अगर आपकी 4 ट्रीटमेंट है तो 28 एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ेगी आपको, ये बताया था। ये मैंने शो करवाया है एक टेबल, क्यू स्कोर टेबल या टुकी टेबल है। तो हमारा पहले था 4 और 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये थोड़े हर टेबल ये ना पर्सन टू पर्सन टेबल चेंज है, तो नॉट नेसेसरली के ये सेम ही होगा। जो भी टेबल मैंने यूज किया था, ये नेट से मैंने देखा है, ये 4.05 है, सॉरी सेम है 4.20। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 थी एरर की और 4 ट्रीटमेंट तो 4.20। उसके बाद मैंने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 4 पे वैल्यू देखी थी तो 4.41 थी। तो ये जो टुकी टेबल है ये 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो फिर ये वाला यूज करना है आपने।
ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। एक आपकी के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आती हैं, यहाँ पे के स्टैंड कर रहा है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को, मैंने टी से डिनोट किया है इस चीज़ को, तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 4 हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी अगर 12 है तो 0.01 पे वैल्यू बढ़ जाएगी, 5.50 हो जाएगी, जबकि उधर दूसरी साइड पे कितनी वैल्यू है, 4.41 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो 5% अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं तो टेबल ये वाला यूज करना है, अगर 1% है तो ये वाला यूज करना है। जी, ये टेबल चूंकि यूज होना है नेक्स्ट में भी। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है, अभी है 2-3 मिनट। कोई नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये आपसे ये पूछना था कि जहां हमने अनोवा टेबल यूज किया था उसके नीचे हमने रिजल्ट्स में लिखा था कि ट्रीटमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है, और एक जगह वो ब्लॉक के लिए उसमें लिखा था कि ब्लॉक जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। सर जी, आपने कहा था कि नॉन सिग्निफिकेंट अगर ब्लॉक आएगा तो उसकी क्या रीजन होगी, वो एक बार दोबारा बता दें। देखिए जी, ब्लॉक इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट आने का मतलब है कि आपने सही आइडेंटिफाई नहीं कर सके डिजाइन में, भी वहां पे CRD यूज होना था। बाज़ औक़ात हमें दिखने में लगता होता है कि एज किसी डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, लेकिन एक्चुअल होती नहीं है। यानी कुछ ऐसी डिजीज है कि वो एज फैक्टर उसमें नहीं काउंट होता, या आप ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हो जिसमें हम कहते हैं कि ये, अब देखें ना, जेंडर का स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे टेक्निकली तो इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट है, वो तो हमने अपना ही बनाया हुआ है ना कि नहीं जनाब लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं लड़कों से या लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट